आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रेरणा आजीविका चैनल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सामान्य खाता बही के बारे में। उसको कैसे लिखते हैं जानेंगे, क्या क्या उसमें मुख्य बातें जानने के लिए है। साथ ही आज के वीडियो में हम बताएंगे कि सामान्य खाता बही या किसी भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में से जो वीडियो के साथ साथ बीच में ही बताते रहेंगे कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए आपके आजीविका सखी, बैंक सखी, आईसीआरपी, सीनियर आईसीआरपी, आईपीआरपी, बीआरपी, एफएलसीआरपी इत्यादि बहुत सारी पद होते हैं जो कि कैडर होते हैं। इनके लिए इंटरव्यू अक्सर करके निकलते हैं। तो आप उनमें भी उन सब में बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के ज्ञान की, नॉलेज की और जो छोटी छोटी बातें होती हैं यही सब इंटरव्यू। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जिसमें हम खातोंवार मतलब हर एक खाते को अलग अलग बनाएंगे और उसमें खातेवार ही उसका पूरा हिसाब किताब होगा। यानी कोई भी एक खाता होगा उसमें कितना जमा होता है, कितना भुगतान होता है, कितना प्राप्ति होती है, उन दोनों को सारों को रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं, उसमें लिखते हैं पूरा हिसाब किताब। तो कोई भी खाता या मद होता है तो उसका अंत में आज की डेट में क्या स्थिति है उस खाते की, मद की, वो हमें एक ही बार में पता चल जाता है। तो इसमें जो हम रखते हैं खातेवार रखते हैं, ठीक है। और जो रोकड़ बही है, ये इंटरव्यू में अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि सामान्य खाता बही और रोकड़ बही में अंतर क्या है। तो सामान्य खाता बही में जो हम एंट्री करते हैं, बुक में जो हिसाब किताब लिखते हैं, वो खातेवार लिखते हैं। खातों में मतलब जैसे सदस्यों द्वारा बचत, तो बचत के में बचत की जितनी एंट्री होंगी, भुगतान, प्राप्ति की, मूलधन वापसी वाली, और जैसे दूसरा है मूलधन वापसी का, तीसरा यहाँ पे है सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति। तो इन सब के अलग अलग खाते बने हुए हैं, अलग अलग खातों में इनकी एंट्री हो रही है। वो और जो रोकड़ बही है, रोकड़ बही में क्या है, उसमें रोकड़ का हिसाब होता है, खातेवार हिसाब नहीं होता। रोकड़ कहाँ कहाँ पे, जैसे सदस्य के पास हो सकती है, समूह के पास हो सकती है या बैंक में हो सकती है, 3 जगह पे ही रोकड़ अपनी हो सकती है। तो ये हम बार बार बताते हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि रोकड़ जो समूह की है जनरली सामान्य तौर पर कहाँ कहाँ पर होती है। तो 3 जगह पर रोकड़ होती है, ठीक है। तो ये भी इंटरव्यू के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही ये सामान्य खाता बही, तो दोनों में आपको अंतर है। वहां पर रोकड़ वाइज हम हिसाब किताब रखते हैं कि आज की डेट में रोकड़ कहां पर है, और सामान्य खाता बही में हम हिसाब किताब रखते हैं खाते के हिसाब से, तो शुरू से लेके आज तक हमारे खाते में कितना प्राप्ति भुगतान है और आज की डेट में उसका अंतिम बैलेंस या अंतिम जो स्थिति है वो क्या है आज की डेट तक, ठीक है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं जो अक्सर करके इंटरव्यूज में पूछ ली जाती हैं। तो आप लोग बीच बीच में भी आगे जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता, जो हमारे मद हैं, अकाउंट हैं, खाता हैं अलग अलग, जैसे बचत का खाता, ऋण का खाता या CIF का, जो भी खाते हम बना रहे हैं उन सब का खातेवार हिसाब किताब लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मद का नाम, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पृष्ठ संख्या डैश डैश से पृष्ठ संख्या इतने तक। तो इसमें हमें क्या लिखनी है, वो पृष्ठ संख्या लिखनी है। मतलब पुस्तक में पेज पलट पलट के 1 नंबर 2 नंबर डालते जाएंगे लास्ट तक, और जितने भी पेज होंगे हमारी एक किताब में सामान्य खाता बही के, वो लिख देने। मैं मानता हूँ मान लीजिए उस पुस्तक में 1 से लेकर 220 तक है। आपकी पुस्तक में जितने पेज हो तो उस पर ऊपर नंबर डालते जाइए पेन से, साथ में जितने पेज हो तो उसको, जैसे मान लीजिए पहला खाता हमने किसका लिया है, सदस्यों द्वारा बचत का। ये इसके मदों की संख्या है, क्रम संख्या, मतलब पहले नंबर पे मैंने सदस्यों द्वारा बचत का खाता लिया है, जिसके लिए कि मैंने यहाँ पर इसमें मद का नाम लिख दिया सदस्यों द्वारा, और इसमें पृष्ठ संख्या कितने तक लिखनी है मेरे को, यहाँ पे 1 से लेके अब बचत खाता। तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या में उसके लिए हम पहले ही कुछ पेज छोड़ देते हैं कि उसमें पूरे, जैसे 1 पेज बढ़ जाए, 2 पेज बढ़ जाए, तो उसके बाद में उसकी एंट्री रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली है। मान के चलती है मैं पहले 10 पेज में जो सदस्य द्वारा बचत है उसको लिखना चाहता हूँ। तो इसीलिए 1 से 10 तक के जो पहले 10 पेज हैं उसमें मैं सिर्फ बचत का खातों का हिसाब किताब रखूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से 10 तक। तो पहले 10 पेजों में सदस्यों द्वारा बचत का हिसाब रखूंगा सामान्य खाता बही में। फिर मैंने दूसरा खाता बनाया है सदस्य ऋण मूलधन वापसी का, जो सदस्यों से ऋण होता है उससे जो हम मूलधन वापसी होती है। तो उस तरीके की पूरी जानकारी मैं किस कहाँ पे रखूंगा, 11 से 20 पेज तक में मेरा अपनी सदस्य ऋण मूल वापसी। फिर मैंने तीसरा खाता बनाया है सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ठीक है, ये वाला सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति।
तो इसको मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, 21 से लेके 30 पेज तक ऋण, जो सदस्य को हम ऋण देते हैं उस पर से जो ब्याज का हिसाब है वो मैं 21 से 30 तक लिखूंगा। इसी तरीके से जो भी दंड आ रहा है उसको मैं 31 से 35 पेज तक अपना हिसाब लिखूंगा कि 31 से 35 पेज तक जो भी दंड आ रहा है उसका हिसाब किताब मैं 31 से 35 तक रखूंगा। और भी इसी तरीके से जितने भी हमारे मद होंगे, चाहे वो संस्थागत शुल्क हो, अन्य प्राप्तियां, बैंक ऋण, जितने भी ये हमारे खाते हैं उनका मैं पहले से ही बना दूंगा, इतने से इतने पेज तक मैं इसका हिसाब रखूंगा, सामान्य ऋण का इतना रखूंगा, इतना रखूंगा। ठीक है। इसमें हालांकि समूह के हिसाब से इसमें अपने अलग अलग हो सकते हैं, इसमें आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो उनको छोड़ भी सकते हैं, जिस खातों की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी जिस मद में आपका कोई भुगतान लेन देन नहीं चल रहा है उसको आप पहले छोड़ भी सकते हैं, और जैसे जैसे जिस मद में आगे चल के आपका भुगतान होना है उसको आप नीचे लिख भी सकते हैं। अब मान के चलें ये भुगतान आपको पता कैसे चलेगा, शुरुआत में कैसे, तो ये सब चीजें हमें अपनी रोकड़ बही से जब हम लिखते हैं, बैठक करते हैं, उसमें हमें सब पता चलता चला जाता है। जैसे कि रोकड़ बही में हम जब खोलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सदस्य द्वारा बचत, इसको कहीं पे लिखना है तो हमें इसका खाता बनाना पड़ेगा, मूलधन वापसी का बनाना पड़ेगा, सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति का एक अलग से अलग है तो अलग ही मेंशन है, और अलग ही हमें इसकी जरूरत भी पड़ती है। सीसीएल वगैरह के लिए हमें इन सब चीजों की अलग अलग जरूरत पड़ती है जब भी सीसीएल का फॉर्म भरते हैं, या एमसीपी जो ग्राम संगठन के लिए जब हम एमसीपी तैयार करते हैं 1,10,000 की राशि के लिए, तब भी इन सब चीजों की अलग अलग हिसाब किताब हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा अलग अलग हिसाब किताब? हमारी सामान्य खाता बही से। तो सामान्य खाता बही में हम कौन कौन से खाते बनाएंगे, जो कि हमारा लेन देन जिन जिन एंट्री में चल रहा होगा। ठीक है, मान के चलते हैं जैसे इसका खाता बनाना, जिसमें मेरी एंट्री है मेरे को इन सबके खाते बनाने पड़ेंगे। जैसे बैंक ऋण, ये अनुदान, बैंक अनुदान इसमें एंट्री नहीं है, लेकिन हो सकता है शुरुआत में जब हमें कभी अनुदान मिला होगा तो उसकी एंट्री भी हमने की होगी, या नहीं मिल रहा है तो जब भी एंट्री मिलेगी, जब भी कोई नई चीज आती है और तो उसको हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से बैंक ब्याज पर ऋण भुगतान, ग्राम संगठन पर मूलधन वापसी, जैसे सामान्य ऋण अक्सर करके समूह नहीं लेते हैं बाहर से कहीं से, या कोई और ऋण नहीं, सामान्य ऋण नहीं मिलता है तो इसकी जरूरत नहीं होती है कि हम आगे उसमें खाता बनाएं, लेकिन फिर भी आप बना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या आगे जब कभी भी आपको लोन मिलता है सामान्य ऋण का तो उसको आगे भी बना सकते हैं, उसको नीचे लिख देंगे, जब जरूरत होगी आगे कभी पड़ेगी तो आगे लिख देंगे। इसी तरीके से बैंक धन मूल वापसी का, तो जितने भी ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये सब क्या लिखे हुए हैं, सामान्य खाता बही संख्या की संख्याएं लिखी हुई हैं कौन से में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखे सामान्य खाता बनाया था, सदस्य द्वारा बचत 1 से लेकर 10 पेज तक बनाया था, तो इसको रोकड़ बही में भी देखेंगे तो देखो पहला जो लिखा हुआ है यानी मेरा पहला खाता है, किसका? सामान्य खाता बही का। कौन सा खाता है? ये पहला। और पीछे इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, ओब्लिक लगाने के बाद में यहाँ पे लिखा है 2, यानी सामान्य खाता बही का मेरा इस टाइम जो आज की रोकड़ बही की इसकी एंट्री की गई है वो कहां पर की गई है? सामान्य खाता बही के सदस्य द्वारा बचत के दूसरे पेज नंबर पर हुई है। जैसे इसमें देखेंगे भी तो सामान्य खाता बही का देखो साधारण बचत है, पहला पेज मेरा पहला भर चुका था, और 19/7 तारीख 53 120 रुपए की कहाँ एंट्री हुई है? पेज नंबर 2 पर। तो ये पेज नंबर 2 रोकड़ बही में भी हमने लिखा है। ठीक है, तो इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। तो सामान्य खाता बही इसी तरीके से कोई भी आता है तो ये तो इनके मध्य लिख दी जाती है कि कौन सा खाता नंबर है इनका। ये क्या बता रहा है? ये जो चीजें हैं क्रम संख्या हम जो लिखी है ये बता रही है खाता नंबर कौन सा है, और ये क्या बता रही है इनका खाते नंबर में जो एंट्री है कौन से पेज नंबर पर हो रही है, तो ये उस खाते के पेज नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एंट्री करते हैं, और इसकी एंट्री हमें कहाँ पे चलती है, कहाँ पे भी लिखनी होती है? रोकड़ बही में। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इस मत का ये दंड शुल्क आए तो मैंने कहाँ लिखी है अपनी सामान्य खाता बही में? ये दंड शुल्क आए 4थे नंबर का खाता है, और 32वें नंबर पेज पर इस 20 रुपए का एंट्री मैंने सामान्य खाता बही में की है। तो चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इसी तरीके से यहाँ पर हम अपने खाता बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर ये खाता बन जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन का यहाँ तक मैंने 10 बना दिए थे, फिर 11वें पे मेरे को यहाँ पे देखो मैंने बैंक ऋण ब्याज भुगतान वाले जो हैं, पहले तो मैंने प्राप्ति वाले खाते थे जितने बना लिए, फिर ये भुगतान वाले
खाते हैं बना लिए। देखिए यहाँ पे एक ये खाली पड़ा है, इसको मुझे जरूरत नहीं लगी तो मैंने ये अभी खाली पड़ा है, अगर कोई बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इसको यहाँ पर खाते में अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई लेन देन होता है किसी खाते में किसी अलग मद के नाम से, तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी प्रकार मैंने जब ये लिखा था दस्तक अनुदान प्राप्ति और बैंकों से ऋण प्राप्ति, तो मैंने 11वें नंबर पर ये सब डाल दिया। लेकिन मुझे ये लगा कि कुछ एक दो खाते और हैं जो कि भविष्य में बहुत जरूरी हो जाएंगे जब सीसीएल वगैरह की बात होगी। तो इंटरेस्ट सबवेंशन है, सीसीएल के बाद में जब ब्याज जो हमको वापस मिलती है सरकार द्वारा, जो छूट मिलती है, रिबेट मिलती है जो वापस आती है, तो उसका हिसाब किताब मैं किस में लिखूंगा, तो मैंने इसको 10A का नाम दिया, इंटरेस्ट सबवेंशन 65 से 66 पेज तक जब कभी ब्याज मिलेगी तो। और बचत खाते पर ब्याज का हिसाब किताब मैं कहां पर लिखूंगा, 10B। एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें बचत खाते पर बैंक से ब्याज मिलती है तो उसको भी हिसाब किताब हमें लिखना है, वो लिख दे रहा हूं मैं 10B। मैंने इसको खाता संख्या खाता नंबर दिया है और इसके पेज नंबर कितने हैं, 67 से 68 तक इसका हिसाब किताब में इसमें लिखूंगा। आप लोग इस चीज का एक विशेष ध्यान देंगे कि जब भी हम ये खाता संख्या लिखते जा रहे हैं तो इनमें जो पेज नंबर है आप जरूरत के हिसाब से लिखिए, कि जैसे बचत का हर सप्ताह बैठक होनी है तो इसके लिए पेज नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन आपको कभी कभी सीसीएल पर मिलेगा, तो देखो मैंने यहाँ पर 65 से 66 दो ही पेज लिए हैं, आप 3-4 जरूरत के हिसाब से इन पेजों को ले सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 10 तक मैंने माना इसमें हो जाएगा काम, तो मान ली। फिर भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ये खाता बना लिए हमने 140-42 तक का यहाँ पे खाता बने हुए, तो बचे हुए पेज 140 से 220 तक मान के चलते 80 पेज बच रहे हैं। तो अब इन बचे हुए पेजों का जब भी मान के चलो इसके 10 पेज भर जाते हैं और बाकी के पेज खाली हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, 142 से आगे फिर से इसमें आगे यहाँ पर लिखना शुरू कर दूंगा। पहले यहाँ तक हो गया ऑब्लिक और यहाँ पर लिख दूंगा। अब आगे मान के चलते हैं 160 से 180 तक आगे जरूरत पड़ती है 10 पेज भरने के बाद में, तो इसको आगे भी इसको आगे मतलब नाम डाल के सामान्य खाता वही में हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं कि इनकी एंट्रियां कैसे होती हैं, हर खाते की एंट्री किस तरीके से होती है, ठीक है। तो अब जब हम पेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले फिर उसके बाद में ये हमारा पेज खुल के आता है जिसमें ऊपर स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र लिखे होते हैं। फिर उसके नीचे देखते हैं यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का नाम है, नाम क्या लिया है हमने, प्रेरणा स्वयं सहायता समूह, जिसकी गठन तिथि कितनी है, 21/7/2019 है। जो आपके समूह की होगी वो लिखेंगे। इसके ग्राम संगठन का नाम महिला प्रेरणा ग्राम संगठन है। तो इस तरीके से नीचे इसमें होता है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का विवरण, जिसमें पूछा जाता है तो इसमें क्या लिखना है, सदस्यों का विवरण। जैसे पहले में क्रम संख्या आएगी, सदस्य का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, समूह से उनके जुड़ने की तिथि। हमारे 21/7/2019 को इस समूह का गठन हुआ था और सारे सदस्य इसमें तभी जुड़े थे। उसके बाद में कोई इसमें सदस्यों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना ही कोई पीछे कोई जोड़ा गया है, ना ही जुड़ा है, ना कोई निकला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम सदस्यों के नाम लिख देंगे, ये सभी नाम लिखे हुए हैं। ऐसे इन्हीं के पति या पिता जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक। उम्र में इनकी जो उम्र है वो लिख दी जाएगी यहाँ पर समूह पे गठन जुड़ने की। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कौन प्रमाणित कर रहे हैं, समूह के जो पदाधिकारी हैं वो इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि हमारे समूह में कुल 12 सदस्य हैं। और यहाँ पे नीचे वो लोग हस्ताक्षर साइन करेंगे, अध्यक्ष में जो समूह के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो अपने अपने साइन करेंगे। उसके बाद जब हम आगे पेज पलटते हैं तो हमें इसकी जो मेन रिकॉर्ड कीपिंग है खाता वाइज, जो खाता के हिसाब से होती है उसी को, तो जब हम पेज पलट के देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आता है और लास्ट तक इसी तरीके के पेज बने हुए हैं। शुरू में 1 से लेके लास्ट जितने भी पेज हैं आपके सामान्य खाता बही में, देखो यहाँ पे इनका नाम लिखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हम ये क्या लिखा हुआ है, मद का नाम, लेखा शीट्स। तो यहाँ पे कौन से मद का, जिस भी खाते का हमें इसमें हिसाब किताब इस पेज पर लिखना है उसका नाम। मान लेते हैं ये सदस्य द्वारा बचत वाला खाता है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से मैंने इसको शुरू किया, प्रश्न संख्या 2, 3, 4 कहां तक बनाया था मैंने सामान्य खाता बही का, ये बचत का ये बनाया था हमने सदस्यों द्वारा बचत 1 से 10 पेज तक। तो अगर हम 10 पेज तक इसको ऐसे ही पलटते जाएंगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो लास्ट में 10वें पेज तक इसका क्या होगा, ये सदस्य द्वारा बचत होगा। 11वें पेज से क्या होगा, मेरा दूसरा खाता शुरू हो रहा है, देखो 11वें पेज से सदस्य ऋण मूलधन वापसी का। इसी तरीके से आप जितने पेज तक आप बनाना चाहते हैं उतने पेज तक लेके उसके बाद में अगला खाता बनाएंगे, उसमें यहाँ पे उस दूसरे खाते का नाम जब आएगा उसका नाम लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो मेन कॉलम बने हुए हैं, पहला कॉलम बना है दिनांक का। तो जो बैठक हमारी हो रही है, जिस दिनांक में इसमें एंट्री में विवरण में आ रही होगी, उसकी दिनांक आ जाएगी। उसके बाद विवरण किस चीज का है, कुछ विवरण आपने लिखा हो। फिर रोकड़ बही पृष्ठ संख्या है, तो यहाँ पे कौन सी आएगी, कि रोकड़ बही के जिस पेज पर आज की एंट्री जो हमने यहाँ सामान्य खाता बही में चढ़ा रहे हैं, किस पेज पर है, उसकी संख्या यहाँ पर आती है। फिर अगर वो भुगतान हुआ है तो भुगतान में लिखेंगे, या हम भुगतान किसी को दिया है या किसी का पेमेंट हुआ है, और या प्राप्ति हुई है हमें तो प्राप्ति में लिख देंगे। तो जो भी अंतिम बैलेंस होगा उसको जोड़ने घटाने के बाद में जो भी हमारा शेष बचता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो हो जाते हैं इनके कॉलम। अब इनको लिखते कैसे हैं इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब समूह बना था तो पहली डेट कितनी है यहाँ पे, 21/7/2019, ठीक है। तो रोकड़ बही संख्या की हमारी बैठक कितनी थी भाई, पहले पेज पे ही ऑब्वियस है बैठक हुई है, पहले रोकड़ बही संख्या की पहली पेज पर ही सभी सदस्यों की बचत की गई होगी। तो उस बचत में सभी लोगों ने 12 लोग थे और हमें प्राप्त कितने हुए थे समूह को, 120 रुपए प्राप्त हुए। तो शेष कितना हो गया, 120 ही। फिर उसके अगले सप्ताह 28 तारीख को जब बैठक हुई हमारी, तो दूसरे जब रोकड़ बही का दूसरा पेज चल रहा था उस पर इसकी एंट्री हुई और 120 रुपए की हमारी जो है राशि फिर से प्राप्त हुई है बचत के रूप में। क्या है ये, बचत। तो इसमें सिर्फ हम बचत का हिसाब लिख रहे हैं। तो अब 120 पुराने थे ये और आज की बैठक के 120 मिला के कितने हो गए, 240। तो अब कितने लिखेंगे यहाँ पर शेष में, 240 हो गए। इसी तरीके से जब तीसरी बैठक हुई अगली डेट में, उसके 7 दिन बाद 4/8/2019 में जब बैठक हुई थी, तो तीसरी बैठक थी जो रोकड़ बही संख्या के भी तीसरे पेज पर लिखी गई थी। तो अब क्या करेंगे, 120 रुपए इस बैठक के आगे, और पुराने कितने थे हमारे अब तक, 240 पुराने हो गए थे, 120 इस बैठक के। तो कुल यहाँ पे कितने लिख दिया अब हमने, 360। ये कितने हैं, 360 हमने यहाँ पर लिख दिए इस बैठक के। इसी तरीके से अगर अगली बैठक में फिर चौथी बैठक में हुई, फिर 120 रुपए हमारे जमा होते हैं। तो 360 पुराने और 120 इस बैठक के, तो कुल कितना लिखेंगे इस बैठक में, 480 रुपए, ठीक है। चलते हैं, अब हम मान लेते हैं कि अगली जो बैठक हुई थी 18/8/2019 को, तो सपना जी उसमें ए लिखा हुआ है, मतलब सपना जी अब्सेंट थी, मतलब आई नहीं थी। और ये उस दिन बैठक जो रोकड़ बही में चल रही थी, 5वें पेज नंबर पर इसको लिखा गया है। रोकड़ बही में भी जाके देखेंगे तो उस दिन सपना जी अब्सेंट वहां पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या हुआ, सपना जी नहीं आई है तो उन्होंने अपनी बचत भी जमा नहीं करवाई होगी। तो 480, तो उस दिन बचत हमारी कितनी आई है, 110 रुपए। एक सदस्य कम है, 10 रुपए नहीं आई सपना जी के, तो उस दिन हमारी बचत कितनी आई, 110 रुपए। तो पुराना बैलेंस हमारा कितना था, 480 रुपए था पुरानी बैठक तक, और 110 इस बार के, तो हमारा कुल कितना हो जाएगा, 590, ठीक है। और अगर ये पूरे होते, अगर हमारे पूरे 120 ही आए होते तो हमारा बैलेंस कितना होता, तो 600 रुपए हो जाते, लेकिन हमारे आए कितने हैं, 110 रुपए, ठीक है। तो हमारा कितना बैलेंस आया, 590। इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि जब अगली बैठक हुई, सपना जी ने अपनी पुरानी बजट यहाँ 20 लिख दिया, विवरण में मैंने लिख दिया, क्योंकि 10 की जगह इन्होंने 20 रुपए दिए। क्यों दिए, क्योंकि पिछली बैठक के 10 ने इन्होंने इस बैठक में आके जमा करवाए। तो मैंने यहाँ पे विवरण में जो मुख्य बातें क्या हुआ है कि वो बैलेंस है 130, तो उसका पता चल जाएगा हमें यहाँ से कि ये 20 रुपए दिए थे सपना जी ने, क्योंकि पिछली बार एब्सेंट थी, 10 रुपए इस बार के और 10 रुपए पिछली बार के। तो इस बार हमारे पास में कितने बचत आई है, 130 रुपए। तो 130 रुपए इस बार की और 590 पिछली बार की, तो कुल कितना हो गया, 720 रुपए। इसी तरीके से जब भी जो सदस्य अगर मान के चलो बचत नहीं देते हैं तो उनकी एंट्री उसमें उस डेट में फिर नहीं लिखनी, ठीक है। और जब भी वो एक्स्ट्रा बचत जमा कराते हैं तो उसमें मेंशन करके आप इसी तरीके से लिखते जाएंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अभी लास्ट की जो हमारी बैठक हुई थी 19/7/2020 को, और तो ये क्या है, रोकड़ बही पृष्ठ संख्या। तो रोकड़ बही पृष्ठ संख्या उस दिन कितनी चल रही थी, 19/7/2020 को। तो रोकड़ बही में हम देखेंगे, देखो तो यहाँ पर देखो पृष्ठ संख्या इसकी 53वें पेज पर कौन सी तारीख का हिसाब लिखा है, 19/7/2020 का। तो सामान्य खाता बही में भी हम क्या लिखेंगे इसको, 19/7/2020 का हिसाब रोकड़ बही के 53वें पेज पर लिखा गया है, जिसमें कि हमें बचत कितनी मिली है, देखते हैं रोकड़ बही में देखेंगे कितनी मिली है, कितनी मिली है बचत। इसको हम 100
₹20। तो इस ये ₹120 बचत के हमने देखा, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे फिर? ₹120 यहाँ पर लिख देंगे। चलो इसकी एंट्री में फिर से दोबारा से मान के हम करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक, ये मान लो पिछली बैठक तक का 12/7/2020 तक का हिसाब मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आज की डेट में हमारा हिसाब बन गया था, रोकड़ बही हमने तैयार हो गई है, रोकड़ बही में हिसाब किताब लिख सकें, इसके 53वें पेज पर हमने पूरा हिसाब लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? सामान्य खाता बही में एंट्री कर रहे हैं। तो सामान्य खाता बही में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आज की डेट लिख देंगे कि आज की डेट कितनी हो गई? 19/7/2020। फिर क्या लिखेंगे? कैसे रोकड़ बही के कौन से पेज पर हमारा ये लिखा गया है? 53वें पेज पर। तो सामान्य खाता बही में भी जो बचत का है यहाँ पे लिख देंगे कि ये 53वें पेज की बैठक का हिसाब किताब है। और बचत कितनी आई है रोकड़ बही में? हम देखेंगे कि आज की बैठक की बचत है ₹120। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे? ₹120 आज के लिख देंगे। तो अब बैलेंस कितना हो जाएगा? 6240 और ₹120 आज के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ₹6360। ठीक है, ₹6360। ठीक है, तो देखिए सही, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? ₹6360। तो आज की डेट तक इससे हमें क्या पता चल रहा है? आज की बैठक तक, 53वीं बैठक तक 19/7/2020 को हमारे पास में ₹6360 की बचत हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या पता चलता है? जब भी आप सीसीएल के फॉर्म्स, एमसीपी के फॉर्म्स या जब भी हमें पूछते हैं तो ये अलग अलग पूछते हैं कि आज तक बचत कितनी हो गई। तो हम क्या करेंगे? सामान्य खाता वही खोलेंगे, बचत का खाता खोलेंगे और उसमें लास्ट में देखेंगे हमारी बचत इतनी हो गई आज की डेट तक। बहुत सिंपल है। तो बार बार आपको हिसाब किताब पूरा लगाने में कितनी आसानी हो जाती है सामान्य खाता वही, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चलो एक अलग से खाता लेते हैं। ये तो इसमें तो सामान्य खाता वही में क्या चल रहा था? सिर्फ प्राप्ति का हमारा हिसाब चल रहा था। अगर मान के चलो किसी को भुगतान करते, उदाहरण के तौर पर, तो भुगतान हम यहाँ पे लिख देते। मान के चलो कोई एक सदस्य निकल जाता है, उसको हमें उसकी बचत वापस करनी है, समूह ने डिसीजन लिया है कि उसकी बचत वापस करके दे देते हैं। तो ये तो समूह के निर्भर है, उसको बचत देनी क्या देना, उनका खुद का डिसीजन है, देते हैं। तो अगर तो फिर हम इसमें से माइनस करके उसको देते, फिर तो अंतिम बैलेंस बी में से भी वो माइनस हो जाता है। इसी तरीके से एक और खाता लेते हैं जहां पर हमारी दोनों तरीके की एंट्री, भुगतान भी हो रहा है, कभी प्राप्ति भी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। अब इसमें हमने दूसरा खाता कितना बनाया है? सदस्यों को ऋण, जो सदस्यों को ऋण हम दे रहे हैं उसको, और ये कौन से पे है? सामान्य खाता वही के 131वें पेज नंबर पर इसको हमने लिखा है। और ये फिर ये पेज भर गया है, इसके बाद में ये दूसरा पेज शुरू हुआ 132वें पेज नंबर पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम अभी लेके चलेंगे। ठीक, चलिए तो इसको मानते हैं कि अब जब हमारा समूह बना था 21/7/2019 को, अब इसको देखो रोकड़ बही में भी देखेंगे। सामान्य पहले तो देखते हैं ये कौन सा है? सदस्य को ऋण। इसको मैंने देखो पहले पेज पर क्या लिखा हुआ है? सदस्य को ऋण हमने कहां पे लिखा है? ये देखिए यहाँ पे देखो, ये रहा सदस्यों को ऋण। सदस्यों को ऋण कौन सा खाता है? नंबर है ये 20 नंबर। और कहां पे लिखा है? 131 से 140 तक जो मैं सदस्यों को ऋण दे रहा हूं उसका एंट्री कहां पर करनी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमने कहां पर करी है? ये हमारा सदस्यों का ऋण। ठीक है, तो 21/7/2019 को जब हमारा खाता, जब समूह शुरू हुआ था, सदस्यों को पहली बैठक थी, रोकड़ बही का भी पहला पेज था, तो इसमें हमने कितने का ऋण दिया है, भुगतान किया है अपने सदस्यों को? दिया है तो ₹100 का हमने उनको ऋण दिया है। ठीक है, फिर अगली बैठक में भी जब 120 की बचत थी, ₹100 का ऋण हमने किसी एक सदस्य को दिया, फिर अगली बैठक में भी ₹100 का। तो अब तक हमने कितना दे दिया? ₹100 पहले दिया था, ₹100 सब थे, ₹200 का हमने अब तक दे दिया है। फिर क्या हुआ? अगली बैठक में किसी को हमने ₹150 भी ऋण दिए। तो 200 अब तक पिछली बैठक तक हम ऋण दे चुके हैं और 150 इस बैठक के। तो कुल अब तक हम शेष कितना हो गया? ₹350 का ऋण हम अब तक आज की डेट में हम बांट चुके हैं। फिर क्या हुआ? 11/8/2019 को 120 470। अब देखते हैं अगली बैठक जब आई 18/8/2019 की, तो जब 5वीं बैठक चल रही थी तो 470 का तो हम पहले ही दे चुके थे। इस बैठक में क्या बचत आई? उसमें से ₹100 का ऋण तो हमने और दिया है, तो 470 में से ₹100 का ऋण और बांटा है, तो हमारा कितना? 570 का बढ़ गया। लेकिन उसी बैठक में हमने देखा है कि ₹100 जो पहले लिए थे उसकी वापसी आई है
तो 100 रुपए हमारे कम हो गए, तो 570 में से 100 कम होने के बाद में कितने 470 रुपए हमारे क्या है आज की डेट में फिर रह गए, यानी 100 रुपए हमने दिए, 100 रुपए वापसी, लेकिन फिर तो कितना हो गया 470 रुपए। ठीक, इसको और अच्छे से आगे समझते हैं। मान लीजिए ये बैठक लेते हैं कि इसमें हमारा पुराना कितना था, यहां तक 570 रुपए का हमारा पुराना बटा हुआ है, और इस बैठक में हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमने कोई भी ऋण, नया ऋण किसी सदस्य को नहीं दिया है, लेकिन ऋण की वापसी हमारी जो 150 रुपए वाली है आई है। तो 570 में से हमारे 150 रुपए तो हमारी वापस आ गए। तो वापस आने के बाद में अब फाइनल कितना बचा है, यहाँ पर क्या कहते हैं 420 रुपए का ऋण बकाया है अभी हमारे सदस्यों पर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा कितना ऋण बकाया है आज की डेट में सदस्यों पर। तो ये हमें आज की डेट में तुरंत पता चल जाएगा कि इस तारीख को इतना ऋण बकाया था। फिर अगली बैठक में क्या हुआ, मान के चलते हैं यहाँ पे फिर लेते हैं इस तरीके से। तो जो हम दे रहे हैं वो इसमें जोड़ते चलेंगे, और जो वापस आ जा रहा है उसमें से घटा के हमें पता चलता चलेगा कि कितना हमारा ऋण आज की डेट में बकाया है सदस्यों पर, कितना शेष है सदस्यों के ऊपर, कितना शेष है वो हमको यहाँ से पता चलता रहेगा उस डेट वाइज, उस दिनांक को। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं 750 पिछली बार दिए थे, और 22/9/2019 को 750 रुपए का ऋण बटा हुआ था, 100 रुपए का हमने और दे दिया अगली बैठक में। तो कितना हो गया है, और बकाया कुछ आया नहीं, तो कितना बढ़ गया अब ये 850 रुपए हमारे अब सदस्यों के ऊपर शेष है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगले देखते हैं कि यहाँ पे देखो 1200 रुपए था पिछली डेट में, 13/10/2019 को 1200 रुपए का ऋण हमारा बटा हुआ था, और हमारा प्राप्त कितना हुआ, इसमें भुगतान हमने किसी और को नया ऋण दिया नहीं दिया, 20/10/2020 को हमने कोई नया ऋण नहीं दिया है, लेकिन हुआ क्या है, प्राप्ति हुई है हमारी, वापस आया है 300 रुपए का ऋण जो हमने यहाँ दिया था, 300 रुपए का ऋण जो हमारा वापस आ गया एक ही किस्त में, 1200 में से 300। तो अब हमारा कितना रह गया, 300 रुपए हमारे वापस आ गए, तो अब 900 रुपए का बचा रहेगा, क्योंकि 300 रुपए तो हमारे वापस आ गए। तो 1200 में से यहाँ पे 300 रुपए घटा के यहाँ पे हमारा अंतिम आज की डेट में अब कितना शेष रह गया है, 900 रुपए का हमारा ऋण बकाया रह गया। इसी तरीके से हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारा अमाउंट भी बड़ा होता जाता है, RF आ जाता है, CIF आ जाता है, तो हमारी किस्तें भी बड़ी होती चली जाती है, लेन देन बड़ा हो जाता है, तो सदस्यों पर ऋण भी इसी तरीके से हम इसकी एंट्री करते जाते हैं। तो आगे चल के इसकी एंट्री करते जाएंगे, इसी तरीके से यहां पर हम चलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी प्राप्ति हो रही है, ये भुगतान है, तो जो भी तो यानी कि जो हम नया भुगतान कर रहे हैं इसको हम जोड़ देंगे, और जो प्राप्ति हमारी वापस आ जा रहा है उसको घटा देंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि अंतिम शेष आज की डेट में सदस्यों पर कितना ऋण बकाया है जो लेना है। चलो ठीक है, तो आज की एंट्री करते हैं। रोकड़ वही तो हमारी तैयार है, तो आज की एंट्री करते हैं। आज की बैठक हमारी कब हुई थी, 19/7/2020 को। ठीक है, देखो 19/7/2020 को हुई थी, और कौन से पेज पर 19/7/2020 का हिसाब रोकड़ बही के कौन से पेज पर लिखा है, 53वें पेज पर। तो इसी चीज को हम कहाँ लिखेंगे, सामान्य खाता बही के तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 19/7/2020 को सदस्यों के ऋण वाले की खाते की एंट्री कर रहे हैं, और 53वें पेज पर इसकी हमारी एंट्री है। और इसमें अब यहाँ पर हम देखेंगे रोकड़ बही। रोकड़ बही में हमारा हमने कितना भुगतान किया है, 32,000 रुपए का। देखिए आज की डेट में हमने भुगतान कितना किया, नया ऋण मंजूर कितना किया हमने, 12,000 इनको दिए हैं, 20,000 इनको दिए हैं, 32,000 कुल हमने ऋण दिए हैं, ऋण दिया है। तो हम देखो सदस्यों का ऋण देखो 20वां, यहाँ पे भी हमने लिखा है इसको, जब 20वां खाता संख्या में 143वें पेज नंबर पर हमने इसकी एंट्री कर रहे हैं, यानी 32,000। तो सामान्य खाता वही का देखेंगे, देखो 132वें पेज की 20वां खाता है, 20वां खाता है नहीं, देखो ये देखिए 20वां खाता है सदस्यों का ऋण 131। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो हमने कितना यहाँ पर दिया है आज का भुगतान, 32,000 रुपए का दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम देखते हैं रोकड़ बही। अब और हमें प्राप्त कितना हुआ है, मूलधन, मूलधन वापसी कितनी हुई है, वैसे 14,200 की। ठीक है, 14,100 रुपए की। ठीक, तो जैसे रोकड़ बही, जैसे मैंने यहाँ पे सदस्य द्वारा मूलधन वापसी का ये अलग बनाया है, इसको भी हम वैसे दोनों को मिला के एक ही खाता बन जाएगा। इसका खाता कितना बन जाएगा, 215। तो इन दोनों की एंट्री, मूलधन वापसी और मूलधन जो हम नया दे रहे हैं, इनकी एक ही खाता में अलग अलग खाता बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये अलग अलग मैंने लिख समझाने के लिए आपको लिखे थे कि अगर ये अलग अलग बनाते हैं, इसको आप दोनों को एक ही खाते में मूलधन वापसी और
और जो नगद जो वितरण हुआ है उसका, यानी 32,000 हमारा इस बैठक में आया, 14,100 रुपए की हमारी वापसी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 14,100 रुपए की। तो 97,050 में हमारे जो 9,750 थे उसमें हमने नया ऋण कितना दे दिया, 32,000 और दे दिया, और वापस कितना है 14,100। तो अंतिम हमारा बैलेंस कितना रह गया, अब बचा हुआ है 27,650, यानी 9,750 में 32,000 हमने जोड़े क्योंकि और नया ऋण दे दिया, और उसमें से वापस कितना आ गया 14,100, वो घटा दिया। तो कुल हमारा आज की डेट में जो सदस्यों पर ऋण फंसा है वो कितना है, 27,650 रुपए का ऋण बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बताते में ये याद आ गया है तो क्लियर करना चाहूंगा कि जो रोकड़ बही में भी हमने जो देख रहे हैं मूलधन वापसी सदस्य ऋण, और ये जो सदस्य ऋण का भुगतान वाले का है ये सदस्यों को ऋण, तो इन दोनों के अलग अलग खाता आपको नहीं बनाने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों के खाता आपको अलग अलग नहीं बनाने हैं, एक ही खाता में प्राप्ति और भुगतान का बनाकर बन जाएगा। तो आपके जो सामान्य खाता बही के हैं एक तो पेज भी कम रहेंगे, और साथ के साथ हमें हिसाब पूरा पता चलता रहेगा कि आज की डेट में हमारा समूह के सदस्यों के पास में कितना ऋण बकाया है जो समूह को लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का एक ही खाता बनेगा, चाहे इसको आप पहले बना लें, शुरू में दूसरे नंबर का खाता बना लें या पीछे बनाएं, वो आपकी मर्जी है, चॉइस है कहां पर बनाएंगे। जहां भी बनाएंगे उसी के हिसाब से दोनों जगह पे खाता संख्या इनकी एक ही आएगी, और उसी हिसाब से यहाँ पर भी खाता संख्या जिस पेज पर होगी। ठीक है, तो सामान्य खाता बही में ये जो सदस्यों का ऋण है, ठीक है, ये वाला, और ये कौन सा है, मूलधन वापसी, इन दोनों को मिला के आपको क्या करना है, एक ही खाता अपना बनेगा। सदस्यों का ऋण, ये मूलधन वापसी वाला, और सदस्यों का ऋण, इन दोनों को मिला के एक ही बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे पहले ग्राम संगठन का था और ग्राम संगठन CIF का, यहाँ पे तो दो दो खाते अलग से नहीं होंगे, उनका एक ही खाता रहेगा, क्योंकि कॉलम हमारे क्या है, प्राप्ति और भुगतान के हैं। तो इसी हिसाब से जिन जिन खातों में भुगतान प्राप्ति होगा तो सभी मत का एक ही खाता होगा, गलती से भी दो खाते नहीं बनाने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे एक और उदाहरण के तौर पर देखें, सामान्य खाता बही का ये है ग्राम संगठन का खाता। तो ग्राम संगठन का खाता CIF ऋण, तो यानी ये CIF वाला खाता है। CIF हमें पूरा हिसाब किताब रखना है, कब हमें ग्राम संगठन से मिला है, कौन सी डेट में हमें CIF को प्राप्ति हुई, और कौन सी डेट में हमने ग्राम संगठन को भुगतान किया है, या फिर आगे जब भी जरूरत पड़ी है हमको तब कब हमने इसको वापस लिया है, कितना लिया है, कितना उसका चुका चुके हैं। तो वो सब पूरा हिसाब किताब ग्राम संगठन के CIF का इस सामान्य खाता बही में आ जाएगा। तो इसको हमने एंट्री कहां पर की, ये देखो ग्राम संगठन CIF का 8वां खाता है ये, और पेज नंबर 51 से 60 तक है। इसका भी यहाँ पर से कुल एक ही खाता है, तो क्योंकि इसका जो भी प्राप्ति भुगतान है एक ही बार में आ जाएगा, तो एक ही खाता बना है। तो CIF ग्राम संगठन का CIF ऋण का क्या हो जाएगा, भुगतान और प्राप्ति का एक ही खाता बन जाएगा। जैसे पहली बार जो हमें 8 मार्च को CIF प्राप्त हुआ है, तो और 1,10,000 हमको उस दिन मिले थे, प्राप्ति हुई, तो शेष हमारे पास में कितना है जो हमें चुकाना है, किसका, ग्राम संगठन का 1,10,000 रुपए का हमारे पास में शेष है जो कि हमें चुकाना है। फिर क्या हुआ है, 14/6/2020 में हमने ग्राम संगठन में जो हमारी रोकड़ बही संख्या के 48वें पेज पर उस दिन का हिसाब लिखा हुआ है, 40,000 रुपए हमने किसको कर दिए, ग्राम संगठन को भुगतान कर दिए। तो हमारा अब कितना शेष रह गया, 70,000 रुपए वापस रह गए, जो कि हमें किसको देने हैं, ग्राम संगठन को देने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमने देखा 5/7/2020 को फिर 40,000 का और भुगतान कर दिया, फिर हमारे पास में 30,000 का 70 में से 40,000 यहाँ से और कम हो गए, तो 30,000 का हमारा भुगतान करना बाकी है। अंतिम शेष हमारा कितना रहेगा, 30,000। फिर उससे ये 12/7/2020 को 52वीं बैठक जब हुई थी, 12/7/2020 को रोकड़ बही के 52वें पेज पर जब हमारा लिखा हुआ है 30,000 रुपए की और वापसी कर दी, तो हमारा अंतिम शेष कितना रह जाएगा, 30,000 बकाया रह गए, तो 30,000 वापस कर दी, तो हमारा अंतिम रह जाएगा। अब आज की डेट में हमने क्या देखा है कि हमें फिर से जरूरत पड़ी है और इसका हिसाब लिखना है। तो सबसे पहले हम आज की डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कौन रोकड़ बही संख्या में ये कौन सी डेट पर लिखी गई है, आज की डेट का हिसाब हमारा देखेंगे तो 53वें पेज पर। तो आज की डेट का हिसाब हम कहां पर लिख देंगे, यहाँ पर 53वें पेज पर आज का हिसाब लिख देंगे। ठीक है, फिर आज की डेट में क्या क्या हुआ है रोकड़ बही में ग्राम संगठन के CIF का, आपने पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी आप देखेंगे कि हमने ग्राम संगठन का यहाँ पे देखा 1,10,000 हमने और लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी और 30,000 ही उसमें से यूज कर पाए। फिर हमने जब जरूरत नहीं है तो हमने सोचा कि 80,000 रुपए हम ग्राम संगठन को वापस
करवा देते हैं। तो इसका पेमेंट साथ के साथ हम उसको करवा देते ताकि हमें 80,000 पर एक्स्ट्रा जो ब्याज है ग्राम संगठन को वो ना देनी पड़े। तो फिर क्या किया है, तो हम यहाँ पे भुगतान और प्राप्ति, तो हमें आज की डेट में कितना लिया था, हमने 1,10,000 लिए थे, लेकिन 1,10,000 में से हमने 80,000 तो फिर साथ के साथ जब जरूरत नहीं पड़ी तो वापस करवा दिए। तो हमारे पास में कुल कितना फिर हमने लिया है, 1,10,000 लिया, 80,000 वापस कर दिए, 30,000 रुपए हमारे पास में आज की डेट में फिर से नया ग्राम संगठन का ऋण हो गया जो कि हमें आगे चुकाना है। ठीक है, अगर हमें अगली बैठक मान के चलो जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे जुड़ के वो बकाया बढ़ जाएगा, और अगर हम ये वापस कर देते हैं तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा उस हिसाब से आप इसका रिकॉर्ड की मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक इनका बनाने का अपना हिसाब रहा। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर से आप ये लिस्ट देख लीजिए खातों की, इन दोनों का आपको एक ही बनाना है, कोई भी हो जिसका भी खाता तो एक ही रहेगा प्राप्ति भुगतान का। ठीक है, अब इसमें से बहुत से खाते हैं जो कि अलग अलग बनाने पड़ते हैं, जैसे ब्याज भुगतान का, ब्याज का अपना अलग रहेगा। ठीक है, बैंक का ब्याज का है, ये सदस्यों की ऋण ब्याज प्राप्ति का अपना अलग बनेगा। ठीक है, ग्राम संगठन की ब्याज का अलग बन जाएगा। ठीक है, सामान्य ऋण का अलग से है, अगर लेन देन सामान्य ऋण करते हैं, समूह खर्च का अपना अलग बन जाएगा, अन्य प्राप्तियों का अपना अलग बन जाएगा। दंड शुल्क से, ये दंड शुल्क आय किसका है, जो हमें सदस्यों से प्राप्त हो रही है, इसका अलग बनेगा। लेकिन इसमें ये जो दंड भुगतान का है ये कौन सा, इसका खाता अलग बनेगा, क्योंकि ये दंड हमारे समूह पर लगाया किसने, ग्राम संगठन ने लगाया होगा, तो उसका हिसाब किताब लिखना है, तो इसका खाता अलग बनेगा। इन दोनों दंडों का एक ही खाता नहीं बना सकते। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। जो दंड शुल्क जो आय के रूप में कब होगी, जब हम सदस्यों से लेंगे तो उसका खाता अलग होगा, और दंड शुल्क भुगतान का कब बनेगा, जब दंड भुगतान का कब बनेगा, तब हमारे ऊपर खुद समूह के ऊपर भुगतान मतलब दंड लगाया जाए और वो ग्राम संगठन में समूह को जमा करना है, तो उसका खाता अपना अलग बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से बैंक चार्ज का अलग बनेगा। तो ये खाते मुख्य तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस चीज का अलग बनना है उसका अलग बना के अपना खाता, सामान्य खाता बही, आप अभी तक हमने दोनों तरीके की खाता बही लिखना सीख लिया, रोकड़ बही और सामान्य खाता बही। तो अब मेन जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रोकड़ बही और सामान्य खाता बही में अंतर क्या होते हैं, इन पे आधारित प्रश्न के ये दोनों चीजें होती क्या हैं, इनके आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। तो जो सामान्य खाता बही है वो क्या है, सामान्य खाता बही में जो खातों के आधार पर लेन देन की डिटेल्स होती है, जैसे मैंने बताया था वीडियो में शुरुआत में कि जो हम खातों के आधार पर, जैसे हमने जो अलग अलग खाते बनाए थे, बचत का खाता बनाया, सीआईएफ का अलग बनाया, ऋण का खाता अलग बनाया, तो खातों के आधार पर जो हम लेन देन कर रहे हैं का हिसाब लिख रहे हैं, उनकी डिटेल्स लिख रहे हैं, जानकारी या जो रिकॉर्ड कीपिंग है, बुक कीपिंग वो किस में आती है, सामान्य खाता बही में। जबकि रोकड़ बही में क्या होता है, जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का, मुद्रा हमें कहां से प्राप्त हो रही है, कहां पे भुगतान हम इसका कर रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल्स और इसकी जानकारी हम कहां पे लिखते हैं, वो रोकड़ बही में लिखते हैं। तो ये तो मेन अंतर हो गया दोनों में, और ये भी पता चल गया कि सामान्य खाता बही में क्या करते हैं और रोकड़ बही। तो दो तीन तरीके के क्वेश्चन इसी एक पॉइंट से कवर हो जाते हैं। तो खाता के आधार पर लेन देन की डिटेल्स दर्ज सामान्य खाता बही में करते हैं, और मुद्रा यानी रुपया, धनराशि की प्राप्तियों और भुगतानों के बारे में जो लिखा जाता है उसको हम रोकड़ बही में लिखते हैं कि कहां से आया। ठीक है, दूसरा, इसमें डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं, मतलब इसमें प्राप्ति और भुगतान के, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, देखिए यहाँ पे भुगतान और प्राप्ति के कॉलम हैं जो कि हमारे रोकड़ बही में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब रोकड़ बही में, फिर रोकड़ बही क्या करती है, केवल यहाँ पे तो दोनों पक्षों को दिखा रही है, उसका प्राप्ति और भुगतान, यानी डेबिट और क्रेडिट के जो भी कॉलम है उसके वो दोनों दिखा रही है। लेकिन रोकड़ बही क्या दिखा रही होगी, या तो एक साइड में उसकी प्राप्ति दिखा रही होगी, अगर भुगतान भी होगा तो वो दूसरी साइड में, मतलब एक बार में एक ही चीज दिखा रही है, या तो डेबिट दिखा रही है या क्रेडिट दिखा रही है। और यहाँ पे क्या कर रही है, वो दोनों चीज। तो रोकड़ बही में क्या होता है, एक पक्ष अर्थात उसकी एक प्रकृति पर ही प्रकाश डालती है, या तो भुगतान है या प्राप्ति है, लेकिन ये क्या करती है, दोनों को मिला के चलती है। जैसे यहां पर देखते हैं प्राप्ति और भुगतान का जो सम है लास्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन दोनों को मिलाने के बाद में अब देखिए भुगतान और प्राप्ति दोनों चीज आ रही हैं, उसके बाद में एंड रिजल्ट है। जबकि रोकड़ बही में क्या होता है, हमारे जो है अलग अलग मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सदस्य द्वारा बचत है, तो बचत का ये मूलधन का है, देखो यहाँ पे 14,100, तो यहाँ पे एक ही पक्ष दिखा गया है। हालांकि इसमें हमने कुछ और नया ऋण भी मंजूर किया, वो यहाँ पे हमने अलग दिखाया है, सही है कि नहीं।
यहाँ पे एक एक अलग अलग पक्ष दिखाया है। यहाँ सामान्य ग्राम संगठन CIF में हम दिखा रहे हैं 1,10,000, तो यहाँ पे भुगतान का जो प्राप्ति है वो अपनी अलग दिखाई जा रही है, वो भुगतान यहाँ पर अपना अलग है। लेकिन जब सामान्य खाता बही की बात करते हैं तो ये दोनों क्या कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम के आधार पर लास्ट में अंतिम बैलेंस को भी शो करता है। ठीक, अब उसके बाद में क्या देख, जो खाता बही को सेकेंडरी एंट्री बुक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पत्रिका द्वारा सारा रिकॉर्ड हस्तांतरित किया जाता है। क्योंकि ये जो सामान्य खाता बही है इसको हमें सेकेंडरी बुक के रूप में कब मानते हैं, क्योंकि और वहीं पर क्या मानते हैं, रोकड़ बही को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक मानते हैं जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा जोखा है। तो यानी कि रोकड़ बही में जब हम लिख लेते हैं, रोकड़ बही में जब हमारी एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम कहाँ कर रहे हैं, सामान्य खाता बही में उसको हम चढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सी होगी, सेकंड एंट्री वाली बुक हो गई, और ये कौन सी हो गई, प्रारंभिक प्राइमरी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ के बाद में यहाँ पे हम लेके ले जा रहे हैं अपने समूह में, तो ये हमारे क्योंकि खाता में उसकी जानकारी, तो एक अंतर ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहते हैं, खाता बही, जो सामान्य खाता बही में वर्णन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें रखा गया रिकॉर्ड पत्रिका या रोकड़ बही के द्वारा ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका विवरण पहले से ही लिखा होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें, खाता बही में जो है ये सामान्य खाता बही में वर्णन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें रखा गया रिकॉर्ड पत्रिका। सामान्य खाता बही की हम यहाँ पे देखते हैं, देखो विवरण ज्यादातर कहीं पे इतना कुछ खास हमने लिखा नहीं, कहीं पे हमें थोड़ा सा जरूरी हुई है तो वहां पे हमने जैसे यहाँ पर एक दो पॉइंट जैसे अपना एब्सेंट थी तो इसको हल्का सा अपनी हिंट के लिए इसको रख लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कुछ कम हुआ है, बदलाव कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि 110 क्यों आए, हर बार 120 आ रहे, तो फिर हम रोकड़ बही खोलेंगे तो उसको बार बार चेक करेंगे। तो यहीं पे छोटा सा लिख दिया तो सपना एब्सेंट थी इसलिए 110 रुपए आए। तो जहां पे हल्की फुल्की जरूरत हो यहाँ पर विवरण लिख सकते हैं, बाकी तो फिर रोकड़ बही में लिखा ही हुआ है किस्मत का है, किस चीज के लिए है। ठीक है, अब आते हैं अगले, और रोकड़ बही क्या है ये हम बताइए। रोकड़ बही प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है जिसमें मुद्रा की प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा किया जाता है, जहां पे रुपया कहां से कितना आता है, कहां कितना चला जाता है और फिर से कितना बच जाता है, इसे प्रकट करने के लिए रोकड़ बही की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रोकड़ बही में हम ये मुद्रा के आधार पर करते हैं। ठीक है, इसमें खातों के आधार पर, और यहाँ पे कितना आया, कहाँ गया, ये सब चीजें मैं रोकड़ बही वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद में इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देना चाहें तो रोकड़ बही को सहायक पुस्तक के साथ एक प्रधान पुस्तक भी माना जाता है, क्योंकि रोकड़ बही में लेन देन की प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, इसीलिए मूल प्रविष्टि की बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ये आपको थोड़ा अलग से बता दिया है। तो ठीक है, आज का वीडियो भी वैसे काफी लंबा हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें नई सीखने को मिली, जो कि क्योंकि इसको इतना डिटेल में इसीलिए भी बनाया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जानकारी आपसे कोई मिस ना रह जाए, कोई छूट ना जाए, जिसको बाद में आपके इफेक्ट डाले। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब हम आपको सभी का धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार निवेदन करूंगा, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश रहेगी आपके सभी क्वेश्चंस का, शंकाओं का, प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। साथ ही जो जानकारी आप चाहते हैं उसके ऊपर नया वीडियो बनाकर जल्दी से आपको दिया जाए। ठीक है, तो जो भी नया वीडियो में बनाता रहूंगा, देखता रहूंगा, आप बेल आइकन प्रेस कर लें, तो जैसे ही वीडियो बना के अपलोड होगा सीधे आपके पास में जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी और आप उसको देखकर उसका लाभ ले सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।